नमस्कार, आप देख रहे हैं रूबरू द टॉक शो डॉक्टर गौतम पांडे के साथ सिर्फ जीपीएन बिहार पर। इस मंच से हम आपको मिलवाएंगे उन चेहरों से जिनकी सोच अलग है, जिनकी पहचान उनकी अपनी है। चाहे वो समाज हो या राजनीति, कला हो या शिक्षा, हर क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे यहाँ रूबरू। हर एपिसोड में होगी एक नई मुलाकात, एक नई कहानी, दिल से रूबरू होकर। हमारे साथ मौजूद है आज एक ऐसी शख्सियत जिनको पहचान की जरूरत नहीं है। इनका नाम चाहे वो राजनीति जगत हो अथवा सामाजिक जगत हो, कहीं भी इनका नाम आने से ही इनके बारे में इनका पूरा परिचय आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बात पूरी होते होते ही आप समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जन स्वराज पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह जी के बारे में, उर्फ पप्पू सिंह जी के बारे में। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और मैं आपको और आपके चैनल को शुभकामना देता हूँ। सर, जब आप जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किए तो सबसे पहली सोच आपके मन में क्या आई? क्यों जन स्वराज ही क्यों? क्योंकि आप मैंने जन स्वराज पार्टी ज्वाइन नहीं किया। मैंने जन स्वराज अभियान के बारे में चर्चा की थी कि बिहार में परिवर्तन कैसे हो, और उस सोच से निकली हुई जो अभियान शुरू हुआ, मैं उसका हिस्सा था। पार्टी तो ये पिछले वर्ष ही बना है। पार्टी में तो मैं स्वाभाविक रूप से था, क्योंकि अभियान से ही पार्टी बनी। और अभियान से पार्टी क्यों बनी पांडे जी? अभियान से पार्टी यूँ बनी पांडे जी कि बिहार के लोग प्रशांत जी की बातों को सुनकर और जन स्वराज के विचारों से अपने आप को उन्होंने सम्मिलित पाया। यही वो चाहते हैं, यही हम कह रहे हैं। तो एक समय ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि साहब, हम आपकी बात अगर मान भी लें तो वो प्लेटफॉर्म कहाँ है जिसको हम सपोर्ट करेंगे। इसलिए जन स्वराज पार्टी बनी। तो जन स्वराज पार्टी बनी तो स्वाभाविक तौर पर मैं उसके साथ था। जिस प्रकार की जन स्वराज पार्टी बदलाव चाहती है बिहार में, तो जनता भी बदलाव चाहती है, लेकिन जनता को भरोसा नहीं होता किसी भी पार्टी के ऊपर आज के समय में। तो आप कैसे भरोसा दिलाएंगे जनता को? मैं जनता को बिल्कुल दोष नहीं देता कि उसको भरोसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति, यहाँ तो पूरा समाज और पूरा राज्य है, कोई व्यक्ति ही बार बार ठगा जाए तो उसको किसी की बात पे भरोसा होना तो ये तो असंभव ही है। लेकिन बिहार की जनता इस असंभव को संभव करके दिखाती है। पिछले 30 वर्षों से एक ही रोटी को पलट पलट के 5-5 साल के लिए बनाती है कि अब रोटी पक गया होगा, अच्छे से कुछ खाएंगे तो पता लगता है तो रोटी जली हुई। वही लालू जी, वही नीतीश जी, वही लालू जी के सहयोगी, वही नीतीश जी के सहयोगी। और नीतीश जी ने तो खास करके वो चमत्कार दिखलाया है जो शायद ही कोई राजनेता अभी तक कर पाया है। उनके हाथ में एक ऐसी डमरू है कि जब वो डमरू बजाते हैं तो बीजेपी वाले दौड़े चले जाते हैं। फिर वो उनको हटाकर जब फिर डमरू बजाते हैं तो आरजेडी वाले दौड़े चले आते हैं। तो सब ने अपना चेहरा बेनकाब कर लिया है बिहार की जनता के सामने। और अब मुझे लगता है कि बिहार की जनता तैयार है कि साहब, इन सभी लोगों में से हम किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। अब वो जन स्वराज पे क्यों करें? क्योंकि जब आपके घर में कोई दवा हो, वो एक्सपायर हो गया हो, तो आप एक दूसरी दवा लाएंगे जो एक्सपायर नहीं हुआ होगा, उसको खाएंगे इस उम्मीद से कि वो दवा काम करेगी। तो हम तो एक नए दवा है जो बिहार की जनता इस्तेमाल करने को तैयार है और देखने को तैयार है। और सिवा इसके कि हम ये कह सकते हैं कि हम ठगने के या झूठ बोलने के लिए नहीं आए हैं, इसके सिवा हम उनको अभी कैसे बता दें? क्योंकि उनको तो ये कह नहीं सकते कि नहीं, हम आपको नहीं ठगेंगे। क्योंकि यार सब भी तो यही कह रहे थे। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता मानेगी। जी, ये 2025 का जो चुनाव अभी होने वाला है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार में, बल्कि कहा जाए तो पूरे भारत में
दो ऐसे अलायंस हैं जिनका अभी वर्चस्व चल रहा है, वही दो अलायंस हैं, चाहे वो इंडिया अलायंस हो कि एनडीए अलायंस हो। तो इन दोनों के बीच में एज ए विकल्प आप अपने आप को कैसे स्थापित कर सकेंगे, क्योंकि स्थिति तो बहुत खराब है देश की। पांडे जी, मैं जैसे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों ने मुझे बनाया है और बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, मैं कह रहा हूँ बार बार, और इसको लोग समझे और माने, हम यहाँ किसी अलायंस के बीच में और उसके बगल में और उससे लड़ने को आए ही नहीं। हम किसी से लड़ने नहीं आए, हम सीधे साधे लोग हैं, हमारी एक अच्छी सोच है, हम उस सोच को लेकर बिहार के लोगों के बीच गए हैं, जा रहे हैं लगातार। बिहार के लोगों को वो बात पसंद आ रही है और ये संवाद वाया एनडीए या वाया यूपीए हम अपने लोगों से नहीं कर रहे हैं, ये संवाद हम लोगों से सीधी तौर पे कर रहे हैं और हमें उत्तर सीधी तौर पे मिल रहा है और उत्तर सीधी तौर पे मिलेगा। इसलिए कितने भी बड़े बड़े लोग अपने अपने अलायंस बना के रहें और कहें कि हम जन स्वराज से उसको ये कर देंगे और वो कर देंगे, हम तुमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। हमें तुम हमारे लिए महत्व रखते ही नहीं। तुम बड़े हो, छोटे हो, राष्ट्र में कितने हो, विश्व में कितने हो, मुझे कोई मतलब नहीं। जन स्वराज का अभी मतलब है बिहार, और बिहार के लोगों से हम कनेक्ट कर रहे हैं और बिहार के लोगों से जो उत्तर मिलेगा वो हमें डायरेक्टली मिलेगा, वो किसी के माध्यम से नहीं मिलेगा। जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में, जब इलेक्शन में वो आती हैं तो सभी रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और महंगाई की बात करती हैं, सभी पार्टियां। जन स्वराज भी यही बातें करती हैं। तो उन पार्टियों के महंगाई और इन मुद्दों पर और जन स्वराज के मुद्दों में, दोनों में क्या फर्क है? बात तो दोनों एक ही है, सभी बात करते हैं, ये मूलभूत समस्याएं वही हैं जी। उसके लिए जन स्वराज बात करे या बीजेपी बात करे या आरजेडी बात करे, मूलभूत समस्याएं तो बदल नहीं जाएंगी। हाँ, उसमें हमारी तरफ से कुछ और जोड़ा जा सकता है। ये ज़मीन के सर्वे का इतना बड़ा मुद्दा है, अन्य भी कई मुद्दे हैं, लेकिन जो आपने कहा वो ठीक कहा कि मुद्दे तो सब वही हैं, सब लोग वही कह रहे हैं। पहली बात तो 30-35 वर्ष से ये वही मुद्दे को दोहरा रहे हैं। नीतीश जी जब 2005 में बने थे, उनका पहला मुद्दा था मैं पलायन रोक दूंगा जी। अपने आप से पूछें, अगर वो पूछना चाहते हो कि क्या उन्होंने पलायन रोक दिया। कोई आता है तो कहता है मैं नौकरी दे दूंगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने कहा हम देश में 2000 नौकरियां हर साल दे दिया करेंगे। 11 साल हो गए, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, तो अब 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरी छोड़ो, 22 लाख नौकरी भी दिखाओ। तो इस तरह की बातें, देखिए मूलतः नियत नहीं है तो वो काम नहीं होगा। जड़ में क्या है? हर समस्या के जड़ में अगर आप देखेंगे तो व्याप्त भ्रष्टाचार और गलत नियत। गलत नियत क्यों कह रहा हूं? गलत नियत इसलिए कह रहा हूं कि मैं कुछ भी कर लूंगा, अगर मैं बीजेपी हूं, जेडीयू हूं, आरजेडी हूं, तो कि मैं सत्ता में रहूं, ये तो हो गई नियत। और क्यों रहूंगा सत्ता में? भ्रष्टाचार करने के लिए, मजे करने के लिए, सुख भोगने के लिए। तो अगर कोई नई दल आकर सबसे पहला चोट उसका भ्रष्टाचार पे होगा, अगर यहाँ से आज करप्शन चले जाए और यहाँ अगर ठीक सोच के कुछ लोग काम करने लगे, तो व्यवसायिक वर्ग, तो बिहार का व्यवसायिक वर्ग यहाँ पूंजी लगाने लगेगा। देखिए, नौकरी देकर बेरोजगारी का समाधान नहीं हो सकता, वो व्यवसाय और रोजगार के माध्यम ही हो सकता है। और बिहार में कोई रोजगार और व्यवसाय कोई लगाने को तैयार ही नहीं है। व्यवसायिक पैसे, क्राइम चरम पे है। ये कहते हैं लालू जी का जमाना याद करो, मैं तो कहता हूँ लालू जी के जमाने से खराब जमाना है तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने उसके बाद पुलिस के आधुनिकीकरण में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चे हैं। जो लालू जी के पास पुलिस थी तो उससे तुम्हें ज़्यादा अच्छी पुलिस है, उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? भ्रष्टाचार
चरम पे है। अब तो इनको घर में घुस के लोगों का टेबल कुर्सी ले जाना बच गया है, बाकी तो उन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया। तो जहाँ इस तरह का व्यापक भ्रष्टाचार होगा, कानून व्यवस्था खराब होगी, वहाँ हम उम्मीद करें कि कोई आके अपने पैसे लगाकर यहाँ रोजगार और उत्पन्न करेगा, सृजन करेगा, तो बेवकूफ़ी होगी। इसलिए इत्मीनान रखें बिहार के लोग, और वो मान भी रहे हैं इस बात को कि जब हम आएंगे तो सबसे पहले भ्रष्टाचार पे और कानून व्यवस्था पे चोट करेंगे, और फिर उसके फलस्वरूप तुरंत ही आपको नतीजा दिखेगा कि पलायन वगैरह में कमी आ गई। ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी जनसुराज के जीतते ही नहीं हो, कभी नहीं हो सकती। दिशा पे हम चढ़ा देंगे गाड़ी को, उसको 3 वर्ष लगे, 4 वर्ष लगे, 5 वर्ष लगे, क्या पता 10 वर्ष लगे, क्योंकि इतनी गहरी समस्या, इतनी व्यापक समस्या, किसी के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, तो हम कह दें कि नहीं हमारे पास जादू की छड़ी है, मायने वाली कर देंगे, ऐसे नहीं होता। जनसुराज एक जन आंदोलन के रूप में उभरा था, क्या ये अभी जन आंदोलन ही है या ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी बन के रह जाएगी आगे? ये आंदोलन के रूप में नहीं होता। आंदोलन होता है किसी चीज के विरोध में आंदोलित होना। हम इसको अभियान के तौर पे लेकर चले थे। हम लोगों ने सारी चीज़ों को सोच कर लिया है। अभियान क्या होता है? जागरूकता पैदा करना। हम किसी को आंदोलित तो कर नहीं रहे थे। प्रशांत जी ने, मैंने, किसी ने आज तक तो अपने जिन लोगों को मुखातिब, जिन लोगों से हो रहा है, कभी नहीं कहा कि चलो वहाँ तोड़ फोड़ करते हैं, चलो वहाँ ये करते हैं। तो हम लोग ये आंदोलन नहीं, ये अभियान के तौर पर कि बिहार वालों को उनकी जो समस्याएं हैं उसको सामने रखकर उसके समाधान के बारे में हम लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, अपने बारे में बताया, और लोगों को वो बात पसंद आई। इसलिए ये आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि अभियान से जन्मी हुई पार्टी है, लोगों के मर्जी से ये बनी हुई पार्टी है, और अभियान का काम चलता रहेगा। कोई और हो सकता है एक समय ऐसा है कि अभियान भी चलता रहे और सरकार भी चलती रहे, और हो सकता है अगर सरकार कुछ उस तरह से नहीं कर रही है जो अभियान के मन में था, तो अभियान वाले अपनी सरकार को ही कहेंगे कि जब भटक रहे हो देखते चलो या राह बदलो। तो अभियान तो एक अच्छी चीज़ है। अभियान एक डायरेक्ट कनेक्ट है लोगों के साथ, तो वो चलता रहेगा। अगर आपकी सरकार बनती है तो कोई चीफ मिनिस्टर का फेस कोई फिक्स हुआ है अभी कि कौन बनेंगे चीफ मिनिस्टर? पार्टी आजकल ये एक रीत सा बन गया है कि कोई कहीं चीफ मिनिस्टर का फेस होता है, कहीं नहीं होता है। लेकिन मूल बात यह है कि ये अधिकार बिहार के और राज्य के और देश की जनता के होते हैं। तो पूरी जनता जाकर तो एक जगह किसी मुख्यमंत्री को बना नहीं सकती। उनके जो जनप्रतिनिधि होते हैं, अगर जो पूर्णिया का मेरा जनप्रतिनिधि होगा, उसने कहा कि हमें पांडे की चाहिए, तो वो अपने मन से पांडे जी का नाम नहीं लेगा। इसका मतलब कि पूर्णिया के लोग पांडे जी को चाहते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग जगह के विधायकों ने ये कहा कि हमें ये चाहिए, तो उसमें जो अत्यधिक जिसकी मांग होगी उसको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और बनेगा। लेकिन लोग काल्पनिक फिर प्रश्न पूछ लेते हैं कि अगर आज हो जाए तो, अगर आज हो जाए तो। भाई आज हो जाए तो वही व्यक्ति बनेगा ना जो आज जनसुराज का पत्रवाहक बनकर घूम रहा है। तो आज वो पत्रवाहक कौन है? प्रशांत किशोर है। तो लोग कहते हैं आपने प्रशांत जी को घोषणा कर दी कि वो मुख्यमंत्री बनेगा। मैंने बिल्कुल नहीं किया। ये पहला और आखिरी अधिकार हमारे चुने हुए विधायकों का होगा। लेकिन तुम जबरदस्ती अगर पूछना ही चाहोगे भाई कि आज की स्थिति में, आज की स्थिति में तो बहुत स्पष्ट है कि जनसुराज की पहचान उनकी वजह से है। तो आज कोई किसी को अगर उस पद पे बिठाना होगा तो प्रशांत किशोर ही होंगे। यही सर, प्रशांत जी की बात चली है तो एक छोटी सी जानकारी आपसे चाहिए थी कि प्रशांत जी पहले आईपैक में काम करते थे, मतलब आईपैक था इनका ही बनाया हुआ था शायद। तो जब इन्होंने आईपैक छोड़ दिया
और ये पूरी तरह से बिहार की राजनीति में आ गए कि अब बिहार को ही देखना है, बाकी और किसी का कुछ नहीं करना है। तो दोबारा से फिर ये आईपैक में शामिल हो गए हैं या इंडिपेंडेंटली वो और ये रणनीतिकार का काम कर रहे हैं। जैसे अभी विजय थलपति के साथ इन्होंने एक करार किया है जो हमने सुना है, तो क्या उनको ये अंदर से कहीं ऐसा लग रहा है कि बिहार में कुछ होने वाला नहीं है तो फिर अपनी जगह पर लौटाओ? आप लोग पत्रकार बंधु लोग कहाँ की बातें सोचते रहते हैं। देखिए, कलकत्ता के बंगाल के चुनाव तक ये शुद्ध रूप से रणनीतिकार थे जी। कई नेताओं के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए कई राज्यों में इन्होंने काम किया। कहीं और जगह पर सफलता मिली, कुछ जगह पर सफलता नहीं मिली। लेकिन जब बंगाल के चुनाव में गए थे तो उस समय हम लोगों ने कल्पना शुरू कर दी थी कि बिहार में एक जन स्वराज अभियान को चालू करना है, और इसलिए इन्होंने बंगाल के चुनाव के बाद तुरंत बाद घोषणा कर दी थी कि ये मेरा आखिरी काम था, अब मुझे रणनीतिकार नहीं बनना। आपने आईपैक के लिए पूछा, आईपैक की संरचना प्रशांत किशोर ने की थी, लेकिन आईपैक कभी प्रशांत किशोर की थी नहीं, बल्कि उसमें 2 रुपये की भी हिस्सेदारी मेरे ख्याल प्रशांत किशोर की नहीं। वो पढ़े लिखे लड़कों की, काम करने वालों की एक समूह थी। जहाँ भी प्रशांत जी काम करते थे तो आईपैक उस सरकार से, उस पॉलिटिकल पार्टी से पैसे मांगती थी, उसको पैसे मिलते थे और वो अपना देखभाल करके काम करती थी। प्रशांत जी ने आज तक जो भी काम किया है, मैं ऑन रिकॉर्ड पे रणनीतिकार के होने के कारण उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक 2 रुपये नहीं दिए। जो भी पैसे पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है वो आईपैक को दिया है, और आईपैक ने उसमें खर्च किया। तो आईपैक को कुछ लाभ भी होगा, मुझे नहीं उसका हिसाब नहीं दिखता। अब आपने प्रश्न पूछा कि बिहार में हम लोगों ने, क्योंकि ऐसे रिसोर्सेज हमें भी चाहिए बिहार में चलेंगे, तो हम लोगों ने अच्छे लोगों को, एक प्लेटफॉर्म है JSPT, जिसमें हम लोगों ने इन बच्चों को रखा है। वो आईपैक से भिन्न है और इसका व्यय जन स्वराज पार्टी करती है। JSPT का जो खर्च है, जैसे आईपैक का खर्च और पार्टियां दिया करती थी, वैसे ही JSPT का खर्च जन स्वराज पार्टी की। आपका एक और प्रश्न था लगा हुआ कि ये किसी और को मदद तो नहीं कर रहे हैं। आप ये बताएं कि आज आप एक चैनल पे संपादक हैं, एक चैनल को चला रहे हैं, आपका मेरा एक संबंध है, कल को आप किसी और चैनल में चले गए तो मेरा ये कहना उचित होगा कि पांडे जी अब तो उस चैनल को आपने छोड़ दिया, मैं आपसे बात नहीं करूँगा? ये तो उचित नहीं होगा ना। तो इसी तरह जहाँ ये थे, जिस क्षेत्र के ये माहिर माने जाते हैं, उनमें से बहुत लोग इनके घनिष्ठ मित्र हैं। अगर वो मित्र फ़ोन करके ये कहे कि प्रशांत जी जरा बता दोगे कि इसमें कैसे हम कर सकते हैं, तो प्रशांत जी क्या कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं बिहार में आ गया हूँ, अब मैं बंद होगा तो कुछ नहीं बताने वाला। लेकिन लोग इसको अन्यथा ले लेते हैं कि नहीं, वो तो वहाँ गए थे, वो तो उनसे मिल लिए थे, तो भाई वो क्या जान पहचान सबको काट दें, ख़त्म कर दें, कैसे चल सकता है ऐसे? तो लोगों को समझना चाहिए कि मूलतः वो अब बिहार में राजनेता के रूप में है, और परिणाम हम सोचते हैं कि अच्छी परिणाम आएगी, लेकिन जनता जो सोचे वो सर्वोपरि है, वो देखी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में जन स्वराज पार्टी यहाँ आ गई है और दीर्घ काल के लिए आई हुई है। हमने संकल्प लिया हुआ है कि जब तक बिहार में नहीं बदलेंगे दम नहीं लेंगे। जनता ने 2025 में आशीर्वाद दे दिया, बहुत अच्छा। जनता ने कुछ देरी से दिया, कोई परेशानी नहीं है, हम लगे रहेंगे। और छोटी छोटी चीज़ें तो अभी भी हो रही हैं। ये गए शताब्दी आ रहा, वहाँ बताइए जिस जयप्रकाश जी के पैदाइश आज के ये सब ये मुख्यमंत्री और फलाने मंत्री, उनके घर में अंधेरा इसलिए कि किसी ने कहा कि इनके घर की बिल बकाया। जयप्रकाश जी के घर का बिल बकाया है। अरे भाई, किसी चीज़ की थोड़ी सी सीमा होती है बेशर्मी की। चालू हुआ,
वहाँ पानी नहीं था, वहाँ के चीफ इंजीनियर ने कहा कि ये दिक्कत वो दिक्कत मैं 7 दिन में चालू करता हूँ। तो भाई हम लोग अगर घूमने से, आज मैं आदिवासी हॉस्टल हरिजन हॉस्टल चला गया, वहाँ कुछ चीज़ों को देखा, पत्र लिख रहा हूँ, हो गई सुधार। तो हम लोगों के एक्टिव होने से, जन स्वराज के एक्टिव होने से किसी भी रोल में बिहार को क्षति तो नहीं पहुंच सकती है, कुछ लाभ हो सकता है। और हम लोग जब यहाँ आए हैं तो तब तक नहीं दम लेंगे जब तक हम बिहार में सकारात्मक बदलाव नहीं ले आते। जी सही बात है। ये वैसे देखा जाता है कि इलेक्शन के टाइम पर बहुत तरह के वादे होते हैं, उसके बाद नेता भी चुप और जनता भी चुप हो जाती है, दोनों हो जाते हैं चुप। तो खैर मैं इस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा, ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसमें एक छोटी सी जानकारी आपसे चाहिए थी कि आप 243 कैंडिडेट खड़ा करेंगे इलेक्शन में, पूरे बिहार में लड़ेंगे स्वतंत्र रूप से। आपका कैंडिडेट कैसा होगा? क्योंकि एक चीज़ मेरे दिमाग में घूम रहा है जिसका जवाब मैंने आपके कई लीडरों से पूछा, लेकिन सटीक जवाब नहीं मिला। एक बात आई कि हमारा जो कैंडिडेट होगा वो मानसिक रूप से भ्रष्ट नहीं होगा। ये सब मेरे दिमाग में घूम रहा है। तो इसका क्या पैमाना होगा कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये मानसिक रूप से भ्रष्ट नहीं है? चुनाव के पहले या उसके बाद? चुनाव के पहले, जब कैंडिडेट खड़ा करेंगे उस समय। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद हमारा पैमाना बड़ा, पता नहीं आपको स्पष्ट उत्तर क्यों नहीं दे पाए हमारे लोग। बहुत स्पष्ट उत्तर है इसका। हम कैंडिडेट कैसे तय करेंगे? हम कैंडिडेट तय करेंगे कि वोटर उस कैंडिडेट का कौन होगा, उस क्षेत्र के लोग। इतनी हमें भी ज्ञान है और हमारे पास भी इतने बाजू हैं जिससे हम ये जान पाए कि अमुक व्यक्ति की वहाँ कैसी रेपुटेशन है, अच्छी है या बुरी है, किसी गलत चीज़ में तो नहीं फंसा रहा। तो हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति वहाँ का उम्मीदवार बने, लेकिन जीत जाने के बाद भी हो सकता है वो भ्रष्ट बने, हो सकता है वो खराब हो जाए। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने अपने यहाँ विकल्प रखा हुआ है कि वो हम लोग वादे करेंगे कि आप इस्तीफा दें और हम दूसरा उम्मीदवार को यहाँ फिर खड़ा करके दोबारा चुनाव करेंगे। तो मतलब राइट टू रिकॉल हम लोग देना चाहते हैं, लेकिन राइट टू रिकॉल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, वो हमारे ही हाथ में नहीं है। इच्छा वही है, इच्छा राइट टू रिकॉल की है। तो हम लोग आंतरिक इंतजाम तो राइट टू रिकॉल टाइप का करेंगे पांडे जी, लेकिन क्योंकि हम संविधान नहीं बदल सकते हैं, इसमें संवैधानिक बदलाव चाहिए। लेकिन राइट टू रिकॉल जैसा ही माहौल होगा कि अगर वहाँ के अधिकांश लोग नहीं चाहेंगे कि ये हमारा प्रतिनिधि हो, तो उस प्रतिनिधि को जाना पड़ेगा जी। क्योंकि राइट टू रिकॉल ये तो आम जनता के ऊपर ही उसका बोझ पड़ेगा ना, क्योंकि दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा। लेकिन वो सोचना पड़ेगा ना कि आप 3 साल, मान लीजिए 2 साल में ये स्पष्ट हो गया कि ये अच्छा नहीं है हमारा विधायक, तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या उसको हटाकर वहाँ 6 महीने में फिर से चुनाव करवा लीजिए, या ये रास्ता है कि वो 3 साल और अपने लोगों को क्षति पहुँचाए। मुझसे कोई पूछेगा, मैं कहूँगा नहीं, तुरंत करा लो फिर से चुनाव, गलती हो गई, गलती तो किसी से भी हो सकती है। अब हमने कहा है सही सोच सही लोग 243 में लड़ेंगे, 243 में सही लोग लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम कोई दैविक शक्ति की क्लेम नहीं करते। हो सकता है कि 1 जगह 2 जगह 5 जगह पे त्रुटि हो जाए जी। और उसको हमको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंशा क्या है? मंशा ये नहीं है कि फलाने बहुत बड़े आदमी, इनका बहुत बड़ा नाम है, इनको लड़वा देता है। ये मंशा नहीं रहेगी। हमेशा मंशा रहेगी कि समाज में से अच्छे लोगों को निकाल कर लाओ। और इसमें जाति भी आ जाती है, इसमें धर्म और लिंग भी आ जाता है। हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर धर्म में अच्छे लोग हैं। तो कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आवश्यक हुआ कि फलानी जगह इस जाति का व्यक्ति लोगों की मांग है, तो हम उस जाति में अच्छे व्यक्ति को ढूंढेंगे उसको एडजस्ट करने के लिए।
तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल हम लोग को ज्ञान ही नहीं है कि क्या करना है। जो राजनीति में चलता है और जिस चीज़ को हम नकार नहीं सकते, जातिवाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि जातिवाद नहीं है चुनाव में? बिल्कुल है। तो अगर वो है तो उसको हम फेस करेंगे, लेकिन ये मतलब नहीं है उसको कि फेस करने में सबको चौपट कर देंगे। जो लोगों को कह रहे हैं सही सोच सही लोग, तो सही सोच सही लोग को हम लाने के प्रयास करेंगे। जी, आखिरी सवाल, बात आरक्षण की करते हैं थोड़ा सा। आरक्षण से किसी को गुरेज नहीं है, कोई नहीं चाहता कि नीचे तबके का आदमी ऊपर आए, उसको रोकना कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है बराबरी वो सब में। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आरक्षण नौकरी में सीट्स पर होनी चाहिए, ना कि मार्क्स के ऊपर। क्योंकि मार्क्स में अगर आप आरक्षण देते हैं तो उससे होता क्या है कि जो आदमी कोई 30% मार्क्स लेके वो आदमी इंजीनियर बन जाता है, किसी को 90% मिलता है, उसको वो भी इंजीनियर नहीं बन पाता है। तो ऐसे में जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उस पर इफेक्ट पड़ता है इसका। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। पहली बात आपने जो कही उससे तो बहुत सहमत हूँ कि आरक्षण से किसी को गुरेज नहीं है, नहीं होनी चाहिए। जब इतना बड़ा और व्यापक समाज है देश में, तो ये तो सच्चाई है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पीछे रह गए हैं, उनको आगे लाना बहुत आवश्यक है। इसमें दो बातें आती हैं। एक तो मेरा मानना है कि आप पीछे खड़े लोगों को आगे ले आइए, लेकिन मैसेज जो जा रहा है वो ये जा रहा है कि जो आगे खड़े लोग थे उनको आप पीछे ठेल रहे हैं। और मेरा संकेत अगली जाति की तरफ से, आप अगली जाति के लोगों को पीछे क्यों ठेल रहे हैं? आप जो लोग पीछे खड़े हैं उनको आगे लाइए ना, बराबर में कीजिए। बराबर में क्या, अगर 2 कदम आगे भी लाना चाहते हैं तो लाइए, लेकिन जो आगे खड़े थे उनको मत पीछे भेज दीजिए ना। तो फिर आप एक समय कल्पना कीजिए कि जो पीछे वाले थे वो तो आगे हो गए, जो आगे वाले थे पीछे हो गए, तो देश के सामने तो वही समस्या रह गई। देश के लिए तो वो भी उतने ही प्रिय है जितना ये प्रिय है। तो ये एक नीति जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ है। दूसरे आपने जो बात की सीट और मार्क्स, मेरिट को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्षमता बहुत कम वजन नहीं देना चाहिए। ये तो मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसको आपने 20 नंबर पे क्वालिफाई कर दिया, तो शायद वो अच्छा डॉक्टर ना बन पाए, शायद वो अपने मरीजों की जान ना बचा पाए, शायद वो अपने मरीजों के साथ न्याय ना कर पाए। तो मेरिट से तो खिलवाड़ नहीं। मेरा ये कहना है कि इतने दशकों से सभी सरकार ये आरक्षण के नाम पे वोट लेती रही है। मेरे तो पार्लियामेंट में कई इस पर भाषण है कि मैं चाहता हूँ कि आरक्षण ये 50, 70, 90 की लड़ाई बंद करो। मैं तो 100% आरक्षण चाहता हूँ, लेकिन कब से आरक्षण शुरू हो? आरक्षण शुरू हो जिस दिन एक पिछड़े के यहाँ के पिछड़े के यहाँ जो भी वो लोग हैं जिनको आरक्षण आगे चल के आप दोगे, उनके घर जिस दिन शिशु पैदा हो उस दिन से आप उसको सहायता देना शुरू करो, उसके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करो। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर सब लोगों को बराबर के पढ़ाई की अवसर मिल जाएगी, चाहे वो हरिजन हो या ब्राह्मण हो या यादव हो या अति पिछड़ा हो, जो भी आप, या मुसलमान हो, जो जिस तरह भी आप विभाजन करना चाहते हो करो, सारे लोग एक समय में आकर जब तक वो बौद्ध होंगे, मुझे लगता है सबकी मानसिक क्षमता मोटे तौर पे बराबर हो जाएगी। किसी को बहुत ज़्यादा हैंडीकैप की ज़रूरत नहीं होगी कि इसके 20 नंबर कम करो, इसके 25 नंबर कम करो, इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी। वो खुद ही नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे हम सबके बराबर हैं, हम लड़ेंगे। तो वो ना करके समाज में विद्वेष पैदा करने के लिए किसी का हिस्सा कौन, ज़मीन में हम 3 डेसिमल ज़मीन देंगे, कौन मना कर रहा है? लेकिन तुमने क्या किया भैया? मालगुजारी ये जो भूदान की ज़मीन है, ये
तुम्हारे पास तो आम मालगुजारी खास जमीन है ही, भूदान की जमीन है, उसमें तो बांट दो। लेकिन तुमने तो मालगुजारी मालिक ले लिया है। तुमने अगर मालगुजारी मालिक ले लिया है और उस ज़मीन को छीन के तुम हरिजन को दोगे तो तुम अपने समाज में मुद्दे पैदा करो। और तुमको अगर ज़मीन की कमी है तो 3 डेसिमल ज़मीन की जितनी कीमत होती है उस परिवार को दे दो जिसको तुम वो देना चाहते हो, वो अपने गाँव में ज़मीन खरीद लेगा, या जहाँ अगर लोग ज़मीन खरीदना चाहता है वो खरीद लेगा। इनका सारा मकसद वोट बटोरने के चक्कर में वो काम करना है जिससे समाज टूटे। ये वो काम नहीं करना चाहते जिससे समाज जुड़े। आपने भी प्रश्नों के क्रम में कहा था कि नेता चुनाव के बाद ना नेता बोलता है और ना जनता बोलती है। नेता नहीं बोलता ये तो ठीक बात है, जनता तो रोती है, बोलती ही नहीं, जनता तो रोती है, सुनने वाला कोई नहीं है। जनता चुप रहती है नहीं है, जनता रोती है, सुनता कोई नहीं, सुनने की कोई व्यवस्था नहीं। तो ये इसको बोलते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा अभी आपने श्री उदय सिंह जी से हमने बहुत सारे सवाल किए, कई तरह के सवाल किए। इन्होंने हर सवाल का जवाब बहुत ही बेबाकी और स्पष्टता के साथ दिया। इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जनता की बात को राजनीति के मुख्य धारा में लाना जन स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, ताकि जनता अपने आप को दबा कुचला ना समझे, वो अपने आप को एक लेवल में समझे कि हाँ हम भी वहाँ पर हैं जहाँ हम डायरेक्ट एक अपने जनप्रतिनिधि से सीधा हम बात कर सकें। और यही मैं दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगा कि सवाल कीजिए, जवाब भी मांगिए, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी आवाज़ ही बहुमूल्य है। और सर जाते जाते हमारे चैनल जीपी न्यूज़ बिहार के लिए अगर कुछ बोल दें, जीपीएन बिहार के लिए। जीपीएन बिहार के लिए यही कहना चाहूँगा कि कामना करता हूँ कि बहुत आगे बढ़े। और पांडे जी, जिस संजीदगी से और जिस महत्वपूर्ण जो आपने मुझसे प्रश्न पूछे, मुझे लगता है कि आपके दर्शक ज़रूर पसंद करेंगे और आपके दर्शक की समूह बढ़ती चली जाएगी। मेरी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे आज के रूबरू के मेहमान, जिनसे मिलकर कुछ सोचा, कुछ समझा और कुछ सीखा। अगली कड़ी में फिर होगी एक नई मुलाकात, एक नई कहानी और जिंदगी के एक नए पहलू से रूबरू होने का एक और मौका। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे थे रूबरू द टॉक शो, केवल जीपीएन बिहार पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।